Hi and welcome to the data structure course using C++. मैं वफाद हुसैन। इस सेशन पे हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इन अ फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन डिस्कस करने जाएंगे जो रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग से रिलेटेड है। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चाहूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज इन्हें वॉच किया जा सकता है। जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाला कंटेंट रिलेटेड मटीरियल मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती रहे। हमने प्रीवियस सेशन पर जहाँ पर हमने रिकर्जन्स और उसके टाइप्स को जाना था, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई हाईली सजेस्ट कि आपने वो सेशन ज़रूर कवर किया हुआ जहाँ पर आप रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकें। तो रिकर्जन्स के कॉन्सेप्ट पे हमने देखा था कि इसके कुछ फर्दर टाइप्स हो सकती हैं, यानी वो टेल और नॉन टेल हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम रिकर्जन्स के बेसिक डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो इन साइड पर अपनी आप को बार बार कॉल कर रहा हो, दैट इज सेड टू बी अ रिकर्जन। और रिकर्जन्स में हम आइटरेटिव अप्रोच के जरिए से जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होता है तो हम प्रेफर करते हैं रिकर्जन को। और इसी को अल्टरनेटिवली भी देख सकते हैं कि रिकर्जन से अगर वो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो रही हो तो हम आइटरेटिव वे पर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल था, जहाँ पर हमने फैक्टोरियल में देखा था कि हम इसे आइटरेटिव वे से भी रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 एंड 1। तो जो अप्रोच हमें यहाँ दिख रही है, आइटरेटिव वे से हम लूप लगा के डिक्रीमेंट कर सकते हैं until and unless वैल्यूज 1 तक पहुंचे और उन तमाम के प्रोडक्ट को हम फैक्टोरियल कह रहे हैं। लेकिन इसी को जब हम रिकर्जन के जरिए से करते हैं तो फंक्शन के अंदर फंक्शन को रिकॉल किया जा रहा होता है, विच मीन एक फंक्शन है f ऑफ x का, तो इसको मैं अगर रिकर्सिवली दिखाना चाह रहा हूँ तो ये फंक्शन हो जाएगा f ऑफ x। ठीक, तो ये फंक्शन के अंदर ही इनसाइड ये फंक्शन बार बार कॉल होता रह रहा है और ये देखा जाएगा कि वो अपने बेस केस पर कब तक जाता है या बेस केस कब फॉल्स होता है, जिसके ब्याह पर हमारा फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा जो रिकर्सिव फंक्शंस आपने बनाया है बेस्ड ऑन द फोकस ऑफ द प्रॉब्लम। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है, वो है बैक ट्रैकिंग। एक्चुअली बैक ट्रैकिंग को हम मल्टीपल स्टेज पर रियल लाइफ में भी एग्जाम्पल के फॉर्म पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम अपने वे पर जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं या किसी वे की तरफ मूव हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक जाना है, ठीक है, ये हमारा सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है और इसके मल्टीपल वे, फॉर एग्जांपल ये एक वे है, ये एक वे है और इसी तरह से एक ये वे है। तो इस जगह पर हर्डल्स मौजूद है, इस जगह पर भी हर्डल्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हर्डल्स मौजूद नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मौजूद है। तो हमें नहीं पता कि विच वे इज़ अ गुड फॉर रीच टू द डेस्टिनेशन। तो अगर मैंने इस वे को इस्तेमाल किया है तो इस वे पर पहुँचते पहुँचते मुझे यहाँ पर जाकर पता चलता है कि यहाँ पर हर्डल्स मौजूद है। तो हर्डल्स के बेस पर अब मुझे क्या करना होगा, बैक आना पड़ेगा, यानी अपनी डिसीजन को चेंज करना होगा। दिस डिसीजन इज सेड टू बी अ बैक ट्रैक, यानी हम वापस जाएंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन पर और अब नेक्स्ट वे को तलाश करेंगे। अब नेक्स्ट वे को मैंने देखा, यहाँ पर भी हर्डल्स मौजूद है, यानी यहाँ से मैं डेस्टिनेशन नहीं पहुंच सकता। अब मैं बैक ट्रैक करूंगा, यानी वापस जाऊंगा ओरिजिनल पोजीशन पर जहां से मैंने डिसीजन लिया था, और वहां से अब मैं थर्ड टाइम डिसीजन को जब चेंज करूंगा तो मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा जो हमारा राइट डिसीजन होगा। तो बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन्स को हम बेक वक्त एक जगह इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं, यानी फंक्शन को ही हम फंक्शन के अंदर रिकॉल करते रहेंगे और बैक ट्रैकिंग के जरिए से हम राइट डिसीजन ले रहे होंगे कि ईदर दिस वे इज द राइट और नॉट। अब जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग क्या है, तो इस बिहाफ पर एक एप्लीकेशन है जिसे हम एनकोइंग प्रॉब्लम कहते हैं। इसके अलावा मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो हम आगे जाकर जानेंगे भी, लेकिन इस वक्त हम डिसीजन ले रहे हैं कि एनकोइंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन का इस्तेमाल कैसे कर रहे होते हैं। लेट्स सी। अब हमें यह समझना होगा कि एनकोइंग प्रॉब्लम क्या है। तो एनकोइंग प्रॉब्लम एक्चुअली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स दिया जाएगा जो स्क्वायर भी हो सकता है एंड नॉन स्क्वायर भी हो सकता है। अभी हम स्क्वायर को समझ रहे हैं। तो स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ एंड कॉलम की क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो 4x4 का हो सकता है, 5x5 का हो सकता है, 16x16 का हो सकता है एंड सो इसमें रॉज एंड कॉलम की क्वांटिटी सेम रहती है। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के बिहाफ पर या इस स्क्वायर मैट्रिक्स के काउंट पर हमारे पास एक चेस बोर्ड है। तो इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारे पास एक चेस बोर्ड है जो 4x4 का हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो 16x16 और 32 भी हो सकता है, तो 4x4 का है। और इस 4x4 मैट्रिक्स पे या 4x4 चेस बोर्ड साइज पर हमें 4 कॉइन को इस तरह से प्लेस करना है कि किसी भी रॉ में मोर देन 1 और किसी भी कॉलम में मोर देन 1 कॉइन प्लेस, ठीक है। और साथ ही साथ थर्ड पर हमें ये देखना है कि डायगोनल भी कोई कॉइन जो है वो प्लेस ना हो। क्यों? क्योंकि कॉइन की जो रेंज होती है, अगर हम सिर्फ कॉइन के कैरेक्टर को रेंज वाइज देखें तो कॉइन इस तरह से रेंज, इस तरह से रेंज, ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और साथ ही साथ डायगोनल भी होती है।
उसकी रेंज, ठीक है। ये डायगोनल रेंज भी होती है। तो ये तमाम जो पॉसिबल इसकी रेंज है, इस रेंज में दूसरी कॉइन प्लेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस रूल के मुताबिक सेम रॉ नहीं हो सकता, सेम कॉलम नहीं हो सकता, और जो डायगोनल है वो वैल्यूज सेम प्लेसमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया अब पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, यानी कॉइन को रखने की कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक ट्री रिप्रेजेंट कर ली है। तो फर्स्ट कॉइन को मैंने फर्स्ट रॉ के फर्स्ट कॉलम में प्लेस किया, फिर इसी तरह से सेकंड पॉसिबल में मैंने ये देखा कि फर्स्ट रॉ के सेकंड में भी रख सकता हूँ, फर्स्ट रॉ के थर्ड में भी, और फर्स्ट रॉ के फोर्थ में भी रख सकता हूँ, ठीक है। हम वन पॉसिबल वे पहले देखते हैं। जब मैंने फर्स्ट रॉ पे रखा तो सेकंड की प्लेसमेंट रूल देखी जाएगी कि सेम रॉ एंड कॉलम नहीं हो सकता, जी बिल्कुल ठीक है, सेम रॉ नहीं हो सकता, कॉलम भी नहीं हो सकता, और डायगोनल भी नहीं हो सकता, चले ठीक है, डायगोनल भी नहीं हो सकता। तो सेकंड को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड को यहाँ प्लेस किया, अब इसकी प्लेसमेंट के मुताबिक आप देखें तो सेम रॉस एंड कॉलम नहीं हो सकते, तो डायगोनल भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो अब कोई पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास बची नहीं कि हम थर्ड को प्लेस कर सकें, लिहाजा यहां पर कंडीशन हो गई फॉल्स। अब जब फॉल्स कंडीशन हमें मिली यहां पर, तो अब हमें पॉसिबल आउटकम राइट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बैक ट्रैक करूंगा, ठीक है। यानी मुझे यहाँ पर राइट सोल्यूशन नहीं मिला तो मैं वापस आया और इस पॉसिबल से मैं दोबारा चेक किया कि क्या कोई सेकंड क्वीन की नेक्स्ट प्लेसमेंट ऐसी हो सकती है जहां से हम नेक्स्ट थर्ड की तरफ जा सकें। जी बिल्कुल, फर्स्ट हमने यहां रहा तो हमने सेकंड को यहां प्लेस किया, तो सेकंड प्लेसमेंट किया तो देखें ये इसका डायगोनल हो गया और ये इसका डायगोनल हो गया, राइट। तो ये वो प्लेसमेंट है जो इस वक्त ब्लैंक है, तो मैंने यहाँ पे थर्ड को प्लेस कर दिया। लेकिन जैसे मैंने थर्ड को प्लेस किया, फोर्थ की प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं बची, क्योंकि मुझे फोर्थ कॉइन को प्लेस करना है, ये भी रॉन्ग हो गया। बैक ट्रैक करेंगे, वापस जाएंगे ओरिजिनल पोजीशन। अब हमने सेकंड स्ट्रेटजी देखी कि फर्स्ट रॉ के सेकंड कॉलम पर मैंने कॉइन को प्लेस किया, ठीक है, सेम लॉजिक देखी, फिर हमने सेकंड को प्लेस यहाँ कर दिया, थर्ड को प्लेस यहाँ किया और फोर्थ को हमने प्लेस यहाँ कर दिया, ठीक है। और सेम लॉजिक जैसे जैसे हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, डायगोनल वैल्यूज इस पे अप्लाई नहीं हो रही है और राइट पोजीशन पर हमें पहले पॉसिबल आउटकम यहाँ पर मिल गया, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम हो? जी बिल्कुल हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस स्टेज पर देखें तो ये एक और स्टेट मिल रहा है हमें जो राइट डिसीजन का है, लेकिन जैसे ही हमें राइट मिलेगा तो हमारा फंक्शन उसे रिटर्न कर देगा एंड दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। अगर आप फोर्थ कंडीशन देखें जो यहाँ पर मौजूद है, इसमें फर्स्ट रॉ के लास्ट में जब हमने रखा तो दो पॉसिबल आउटकम मिल रहे हैं, यहाँ पर थर्ड की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही तो हम इसे रॉन्ग कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर फोर्थ नहीं मिल रहा तो हम इसे भी रॉन्ग कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से हमने फिजिकली या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से ये देखा कि एन कोइन प्रॉब्लम है क्या, उसके रूल्स क्या है कि सेम रॉ एंड कॉलम पे नहीं हो सकता और डायगोनल वैल्यूज पे उसकी प्लेसमेंट नहीं हो सकती। बैक ट्रैक का मतलब ये कि जब हमें राइट कंडीशन नहीं मिलती होती है तो हम वापस ओरिजिनल इनपुट वैल्यूज पर आ जाते हैं, यानी बिल्कुल ब्लैंक स्टेज पर आकर दोबारा प्लेसमेंट करके चेक करते हैं कि क्या हमें नेक्स्ट स्टेज पर कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा या फिर नहीं। अब हमें ये देखना है कि प्रोग्रामिंग रिस्पेक्ट से इसकी प्लेसमेंट किस तरह से होगी, ठीक है। इस वक्त ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 4x4 का है, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 8x8 का है, इसी तरह 16x16 का भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो अगर मैं फर्स्ट क्वीन की प्लेसमेंट फर्स्ट रॉ के सेकंड कॉलम पे रखूं, तो सबसे पहले दोनों कंडीशन चेक की गई कि क्या रॉज एंड कॉलम दोनों वैल्यूज यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। जी बिल्कुल, सेम रॉ है जिसमें एक ही है और उस कॉलम में भी एक ही कॉइन प्लेस है, राइट। डायगोनल वैल्यूज देखेंगे, तो डायगोनल वैल्यूज देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, अभी तक जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि डायगोनल दो तरीकों से देखे जा रहे हैं, टॉप से और फिर बॉटम से। लेकिन कॉइन को जब प्लेस किया जा रहा है तो वो टॉप से किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बॉटम तो देखने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब पहले कॉइन को प्लेस किया जाएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप पर देखना होगा कि डायगोनल लेफ्ट एंड डायगोनल राइट पे कोई प्लेसमेंट है, क्योंकि लेफ्ट में तो प्लेसमेंट उसके बाद आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसके ऊपर चेक करता हूं तो इससे पता चलता है कि हम एन की वैल्यू को क्रॉस कर रहे हैं। एन का मतलब है जो कॉइन ब्रेड बोर्ड चेस बोर्ड का साइज है उससे हम बाहर जा रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कंडीशन राइट है। अब जब नेक्स्ट की बारी आती है तो नेक्स्ट की प्लेसमेंट अगर मैं यहाँ करूंगा तो मैं इसके टॉप पे देखूंगा, देखो टॉप पर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ प्लेसमेंट नहीं हो सकती, तो हम आगे जाते हैं और नेक्स्ट पे यहाँ प्लेसमेंट कर देते हैं। तो अब मुझे कंडीशन हमेशा चेक करनी होगी कि जिस जगह पर कॉइन को प्लेस किया जा रहा है क्या वो सेफ है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेफ है, ठीक है। इसका डायगोनल क्या हो सकता है, टॉप डायगोनल ये, ठीक है, डायगोनल में कोई भी प्लेसमेंट नहीं और ये एन से आउट हो रहा है, इसका मतलब ये भी ठीक है। थर्ड को हमने यहाँ प्लेस किया, थर्ड को जैसे प्लेस किया, इज इट राइट सेफ? जी, सेम रॉस पे कोई भी नहीं है, सेम कॉलम पे भी कोई नहीं है, ये भी सेफ है। क्या इसके टॉप डायगोनल पर कोई वैल्यूज है? नहीं, कोई भी नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, सेव हुआ। बट अबाउट द फोर्थ वन, सेम रॉ सेम कॉलम पर कोई नहीं है, सेव है। डायगोनल वैल्यूज देखूंगा, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, इसका मतलब है इसकी प्लेसमेंट भी राइट हो गई। और इस तरह से हमने n नंबर ऑफ कॉइन को बेस्ड ऑन द काउंट ऑफ योर प्रॉब्लम प्लेस कर दिए। सेम फॉर द 8x8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 की प्लेसमेंट हमने यहाँ पर कर दी, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड कि n क्वीन की प्लेसमेंट हो किस तरह से रही है।
ठीक है, और हम प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट से उसे किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब हम प्रॉब्लम के मुताबिक ये देखेंगे कि जब मैं डायगोनल लेफ्ट और राइट देख रहा हूँ तो हमें प्लेसमेंट किसकी कर रही है, जो हमारा रीडर है, ठीक है, बिल्कुल सही से कर रहे हैं, जो हमारा रीडर है, यानी अगर मैं कोइन को यहाँ प्लेस कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो मुझे सेम रॉज एंड कॉलम देखना है ना, सेम रॉज देखना है और कॉलम देखना है। तो इसका मतलब ये हुआ दो वेरिएबल आ गए कॉलम और रॉ के लिए, जो मुझे चेक करना होगा कि क्या उन रॉज एंड कॉलम में कहीं पर भी क्यू मौजूद है। वैसे हम प्रोग्रामली उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, तो क्या वहाँ 1 मौजूद है तो इसका मतलब है कि कोइन ऑलरेडी प्लेस है, और अगर 1 नहीं होगा तो इसका मतलब है वो 0 प्लेस है, बल्कि वो 0 को चेंज करके 1 कर दो, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, दो तरफ देखना होगा, यानी लेफ्ट टॉप भी देखना होगा, राइट टॉप भी देखना होगा, ठीक है। तो अगर मैं डायगोनल लेफ्ट साइड देखूं विच मीन दिस साइड, तो यहाँ पर देखें रॉज भी कम हो रहा है और कॉलम भी कम हो रहा है, यानी इस Q2 को चेक करने के लिए मैं रॉ को भी कम कर रहा हूँ, कॉलम को भी कम कर रहा हूँ, तभी तो मैं यहाँ पर चेक कर पाऊंगा, राइट। लेकिन अगर मैं टॉप राइट की बात करूँ, ठीक है, टॉप राइट की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रॉ को डिक्रीज कर रहा हूँ और कॉलम को इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी रॉ की वैल्यूज इस डायगोनल को चेक करने के लिए डिक्रीज हो रही है रॉ, और कॉलम की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। तो इस बिहाफ पर हम यहाँ पर रॉ को डिक्रीज करके कॉलम को इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर रॉ एंड कॉलम दोनों को डिक्रीज कर रहे हैं ताकि मैं डायगोनल ब्लॉक में चेक कर सकूं कि क्या वहां पर ऑलरेडी कोई प्लेस है या नहीं। और इस स्टेज पे जाकर मुझे चेक करना होगा कि क्या वहां पर 1 लिखा हुआ है, या फिर किसी अप्रोच से आप क्यू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है, वो तो सिर्फ सिंटैक्स है। तो यहाँ पर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि इस वक्त हम डायगोनल कंडीशन को भी राइट वे पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जिस ब्लॉक पे मैं मौजूद हूँ वहां पर मैं क्वीन को प्लेस कर सकता हूँ। लास्ट कंडीशन पे ये हो जाएगी कि जैसे जैसे क्वीन की प्लेसमेंट हो रही है बेस्ड ऑन द काउंट ऑफ n, क्या मैंने अपने उस चेस बोर्ड जो स्क्वायर मैट्रिक्स में मौजूद था उस पर 4 क्वीन को प्लेस कर दिया। अगर कर लिया तो इसका मतलब है हमने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया, वगरना हमें फिर बैक ट्रैक करना होगा। और बैक ट्रैक का मतलब ये कि जहां जहां से मैं मूव होकर आया हूँ वहां पर मैंने 1 डिस्प्ले करवा दिया था, अब उस 1 को मुझे क्या करना होगा, 0 में कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब है कि वो सारी चीजें दोबारा से इनिशियल स्टेज पर आ जाएं, और फिर हम कोइन को नेक्स्ट स्टेज पर प्रिंट करके देखेंगे या डिस्प्ले करके देखेंगे कि क्या ये राइट कंडीशन बन रही है या फिर नहीं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट से हो गया। अब क्या ऐसा हो सकता है कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाए और उसमें कोइन को प्लेस किया जाए? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहां पर हमें देखना होगा कि जो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जा रहा है, जो हमें नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जा रहा है, उसमें रॉ एंड कॉलम की क्वांटिटी क्या है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 4 है ना, ये 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 5 है ये, तो हम इसे 5 कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये नॉन स्क्वायर है, तो अब इस नॉन स्क्वायर पर मुझे ये देखना होगा इस रूल के मुताबिक कि इसमें किस काउंट पर रॉ हो और कॉलम हो तो वहां पर कोइन की प्लेसमेंट हो सकती है, ठीक है। यानी हम रॉ की क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो कॉलम से कम नहीं हो सकता, बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन रॉ की क्वांटिटी कभी भी कॉलम से कम नहीं हो सकती, ठीक है। यानी रॉ ज्यादा होगा कॉलम कम होगा तो कोइन की प्लेसमेंट हो सकेगी। इस रूल के मुताबिक हम सेटिस्फाई करके कोइन को प्लेस कर सकते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा अप्रोच बनाया जाए जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी स्क्वायर हो तो भी मैं डिस्प्ले करा दूं और नॉन स्क्वायर हो तो भी इसको मैं डिस्प्ले करा दूं, ठीक है। कोड पे चलते हैं और लॉजिकली इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए हमने एक प्रॉब्लम बनाया, कोड बनाया, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने इस सेफ के नाम से एक फंक्शन बनाया, और इस सेफ की जिम्मेदारी यहाँ पर ये है कि वो सिर्फ स्टेट को चेक कर सके कि किस जगह पर कोइन को प्लेस किया जा रहा है, क्या वो राइट है। इसने कितने पैरामीटर लिए, सबसे पहले एरे लिया डायनामिक साइज का, फिर रॉज एंड कॉलम हमने बताया, ठीक है। उसके बाद इंटीजर रॉ वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ और इंटीजर कॉलम एज अ वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर रॉ एंड कॉलम अलग वेरिएबल्स हैं और इंट जो स्मॉल आर के साथ रॉज एंड कॉलम है वो एक अलग पैरामीटर है। अब इनको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिहाफ ऑफ दिस हमने सबसे पहले चेक करना है डायगोनल कोफिशिएंट, ठीक है, यानी डायगोनल वैल्यूज 1 प्लेस है, यानी क्योंकि सेफ का मतलब ये हुआ कि जिस ब्लॉक पे मौजूद हूँ क्या मैं वहां पर कोइन को प्लेस कर सकता हूँ, तो उसका मतलब ये होगा कि ऊपर कहीं पे कोइन प्लेस हो सकती है डायगोनल। तो मैंने चेक किया फॉर लूप के जरिए से रॉ की वैल्यू 0, और वो उस रॉ तक चले आइट्रेशन जो कैपिटल आर के साथ रॉ की वैल्यूज, और रॉ की वैल्यूज इंक्रीज होती रहेगी। अब मैं हर एक रॉ एंड कॉलम के इंडेक्स पे जाकर चेक कर रहा हूँ कि क्या वहां पर 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कोइन प्लेस है। तो आप क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दो, यानी यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। अब जब ये पहली चीजें ही चेक हो गई कि उस जगह पर प्लेसमेंट नहीं हो सकती, तो उसका मतलब है रॉ एंड कॉलम पर वैल्यूज कोई प्लेस है, ठीक है। अब मुझे डायगोनल देखना है, तो डायगोनल देखने के लिए हमने पहले ये कहा कि अपवर्ड लेफ्ट पे क्या हो सकता है। तो अपवर्ड लेफ्ट के लिए मैंने कहा कि इंट बराबर है रॉ के एंड कॉल बराबर है कॉलम के, फिर रॉ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड कॉलम की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो n के मुताबिक हो, जो साइज n 0 से ज्यादा ही होगा या 0 के बराबर होगा, यानी पहले इंडेक्स होगा या फिर लास्ट होगा। अगर इस रॉ एंड कॉलम में एरो की एरे
कि किसी भी इंडेक्स के अंदर 1 मिल जाए, डायगोनल चेक कर रहा हूं मैं, तो आप रिटर्न फॉल्स करो, ठीक है। अब डायगोनल की वैल्यूज में मैं रॉ एंड कॉलम को डिक्रीज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा कि देखो डायगोनल अगर मैं 16x16 में देख रहा हूँ या 8x8 में देख रहा हूँ, तो डायगोनल सिर्फ ये ब्लॉक थोड़ी है, बल्कि इसके ऊपर भी तो है, इसके ये भी तो है और ये भी है, और इसी तरह से ये डायगोनल यू भी है। वैसे हम नीचे देखने की हमें जरूरत तो नहीं। तो ये जो प्लेसमेंट हो रही है 1 2 3 4, ये तो बार बार रॉ को डिक्रीज कर रहा है ना, और कॉलम को भी डिक्रीज कर रहा है, तभी तो मैं इसे चेक कर पा रहा हूँ। तो लिहाजा कंटिन्यूअसली लूप के अंदर हमने ये लिया हुआ है कि रॉ की वैल्यू जब तक सेटिस्फाई हो रही है इन कॉलम की, तो आप एक एक डिक्रीज करते रहो, चेक करते रहो कि कहीं पे भी 1 मौजूद है। ये हो गया अपवर्ड लेफ्ट के लिए। अब यही कंडीशन मैं राइट के लिए भी देखूंगा अपवर्ड, तो उसके लिए सेम लूप मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पर देखें रॉ को मैंने सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज किया, कॉलम को इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये राइट डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। दोनों हमने अपवर्ड देख लिया। जब ये दोनों चीजें अपवर्ड चेक हो गई, तो हम लास्ट में अगर सारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। प्लेसमेंट चेक कर ली कि कहीं पर भी रॉ सेम रॉ है, कॉलम पे 1 मौजूद नहीं है, ठीक है। नहीं है तो उसका मतलब है उसकी प्लेसमेंट हो जाएगी, इसे मैं एंटर ही नहीं करूंगा। उसके बाद मुझे अपवर्ड लेफ्ट और राइट देखना है, वो भी देख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेव फंक्शन की वैल्यूज बोल्ड टाइप इसलिए रखी गई है क्योंकि ये जब तक ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, हम अपने कोइन को उस ब्लॉक पे प्लेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब मुझे एक नेक्स्ट फंक्शन की जरूरत पड़ रही है जो एन कोइन है। एक्चुअली इस कोइन की जिम्मेदारी ये है कि ये वैल्यूज डिस्प्ले करवाएगी 1 को, ठीक है, और बैक ट्रैक करेगी अगर वो राइट कंडीशन नहीं होता है तो। सेम लॉजिक के साथ इसके भी 4 पैरामीटर्स हैं। इंट एरे है आपके पास, रॉ एंड कॉलम की क्वांटिटी है, और फिर इंट कॉल्स, ठीक है। एक कैपिटल रॉ है और एक स्मॉल रॉ। अब मैंने कहा कि रॉ की वैल्यूज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम हो जाए, ठीक है, तो आप रिटर्न ट्रू करो। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पास कोइन मौजूद थी जो आपने प्लेस करना था, वो आप प्लेस कर चुके, तो उसका मतलब है कि ट्रू रिटर्न कर दो, तमाम प्लेसमेंट हो गई। और जब तक ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि ब्लॉक एम्प्टी है बेस्ड ऑन द काउंट ऑफ द बोर्ड, और उसके मुताबिक उसकी प्लेसमेंट होती रहेगी। कैसे? देखिए हमने सबसे पहला लूप बनाया और उसमें कहा कि कॉलम की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कॉलम के काउंट तक चलती रहेगी। सबसे पहले हर एक एलिमेंट में इस सेव फंक्शन कॉल होगा बेस्ड ऑन द काउंट ऑफ द पैरामीटर, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर बनाया। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है, यानी कॉलम की इस सेव की वैल्यूज ट्रू रिटर्न होती है, तो उसका मतलब है जिस ब्लॉक पे मैं मौजूद हूँ वो राइट है, सेव है। तो वहां पर मुझे क्या करना होगा, कोइन को प्लेस करना होगा। मैंने कहा उसी रॉज कॉलम में 1 लिख दो। अब जब ये हो गया, तो फिर उसी फंक्शन के अंदर रहते हुए, यानी कोइन फंक्शन के अंदर रहते हुए, मैंने दोबारा एन कोइन को दोबारा कॉल किया, एंड दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द रिकर्जन, ठीक है। अब रिकर्जन यहाँ कॉल हो चुका है। अब मैंने दोबारा क्या कहा कि एन कोइन को कॉल करके रॉ की क्वांटिटी इंक्रीज कर दो, यानी पहली कोइन प्लेस हो गई, तो अब आगे वाले रॉ यानी नेक्स्ट रॉ पे जाकर चेक करो रॉ 1 से कि क्या यहाँ पर मजीद प्लेसमेंट हो सकती है, क्योंकि सेकंड रॉ पे हमें एक और कोइन को भी तो प्लेस करना है सेम लॉजिक के साथ। अगर ये हो जाती है, ट्रू रिटर्न करो, और ये कंटिन्यूअसली लूप चलता रहेगा, प्लेसमेंट होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप इनिशियली एक ऐसी कंडीशन को चेक कर लेते हो या पिक कर लेते हो जिसके लास्ट में हमें फॉल्स मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर कोइन की प्लेसमेंट नहीं हो सकेगी, और जब प्लेसमेंट नहीं होगी तो मुझे क्या करना होगा, बैक ट्रैक करना होगा। तो फिर मैंने उसी लूप के अंदर, देखो इसकी कंडीशन तो ये ब्लॉक को क्लोज कर रही है, फॉर लूप पे फिर मैंने क्या किया हुआ है, जितने भी इंडेक्सेस की वैल्यूज है सबको 0 कर दो, और ये उस वक्त 0 होगा जब कोइन की प्लेसमेंट राइट ऑर्डर में नहीं हो रही है, और इसी को हम कहते हैं बैक ट्रैक। यानी तमाम को मैंने 0 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा से वो दोबारा लूप में आया, और अब इस सेव के जरिए से दोबारा प्लेसमेंट कर रहा है कि क्या ये जो प्लेसमेंट नेक्स्ट होगी आइटरेट होकर, वो क्योंकि रॉ की वैल्यूज 1 इंक्रीज हो रही है नेक्स्ट टाइम, तो अब उसकी प्लेसमेंट राइट होती है, कंटिन्यूअसली होती रही, उस वक्त तक होगी जब तक उसकी राइट प्लेसमेंट ना हो, और जैसे ही प्लेसमेंट इसकी राइट हो जाएगी, कोइन प्लेस हो जाएगा। अदरवाइज अगर इसकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती है, या आपने एक ऐसा साइज दिया है जिसमें प्लेसमेंट हो ही नहीं सकती, नॉन स्क्वायर बेस, तो वो डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर देगा और आपके एन कोइन की वैल्यूज फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। 2 मेजर फंक्शंस पे ये प्रॉब्लम काम करता था, वो हमने दोनों बना लिया है। अब मेन पे चलते हैं। मेन पे जाने के बाद मैंने कहा आप रॉज एंड कॉलम की दोनों क्वांटिटी बताते, ताकि मैं स्क्वायर एंड नॉन स्क्वायर दोनों को हैंडल कर लूँ। फिर जो हमारे पास एरे साइज था, उसको हमने डायनेमिकली ऑब्जेक्ट एलोकेट कर लिया डायनेमिक साइज के लिए। फिर हमने जो क्वांटिटी थी एरे के एलिमेंट की, उसको हमने डायरेक्टली न्यू कीवर्ड के जरिए से इनिशियलाइज कर लिया, डायनेमिकली एरे एलोकेट कर लिया। अब हम बोर्ड को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड के साइज को। तो इनिशियली नेस्टेड लूप हमने इसलिए बनाया क्योंकि 2D एरे और सबकी वैल्यूज को 0 कर दिया। क्यों 0 किया, इसका मतलब है ब्रेड बोर्ड या अच्छा सॉरी मैं ब्रेड बोर्ड कहते रहूँ बार बार, जो कोइन बोर्ड है, ठीक है, चेस बोर्ड है, उस बोर्ड को हमने 0 इसलिए कर लिया ताकि उसको प्लेसमेंट की जा सके। अब हम प्लेसमेंट करना शुरू कर रहे हैं, तो मैंने अपने मेन मेथड में एन कोइन को कॉल किया, वही पैरामीटर कॉल करते हुए जो पैरामीटर्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं।
उसे कॉल करने के बाद नेस्टेड लूप बनाकर हमने कहा कि जिस तरह से एंड क्वीन फंक्शंस की वैल्यूज को रिटर्न कर रहा होगा, यकीनी तौर पे एरे के अंदर वो वैल्यूज आ चुकी होगी 1 1, और फिर मैंने नेस्टेड लूप के जरिए से उसे डिस्प्ले करा दिया। अदरवाइज अगर ये एंड क्वीन ट्रू नहीं होता है तो उसका मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप ऐसा साइज बता रहे हो जिसमें सोल्यूशन मुमकिन ही नहीं है, वो रिटर्न हो जाएगा। जब मैंने डायनेमिकली एलोकेट करवाया है तो जब वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी तो मुझे क्या करना होगा, जितने एलोकेटेड वैल्यूज है उसे डी एलोकेट करना होगा। एज वी नो अबाउट दैट कि डी एलोकेशन जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर की कोर्स की वीडियो नंबर 2 है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डी एलोकेट करवाया एंड इट विल डी एलोकेट द मेमोरी विच इज रिजर्व्ड एट द टाइम ऑफ द इनिशियलाइजेशन एंड कॉलिंग द आउटपुट ऑफ द वैल्यूज, राइट। प्रोग्राम को हम रन करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन आईडी पे कर लें ताकि वहाँ पर प्रॉपर्ली विजुअलाइजेशन बेहतर रहती है। तो हमें ये हमारी, और हमने अपने प्रोग्राम को रन किया। जैसे रन किया इंटर द रॉ लिखा आ रहा है, पहले हम स्क्वायर बेस चेक करते हैं 4x4 के रिस्पेक्ट से। मैंने 4x4 पे इससे बनाया और अभी आप देखें, अगर इसको बहुत रिज्यूम भी करता हूँ तो ये बिल्कुल वही ब्लॉक है जो अभी हमने फर्स्ट ऑप्शन पे देखा था अपने पीपीटी स्लाइड पे। देखो, गोइंग टू शो इट नाउ, हियर इट इज, दिस वन, ये इसका आउटपुट, ठीक है। यही आउटपुट यहाँ पर हमें शो भी हो रहा है। अब हम दोबारा रन करते हैं और अब हम नॉन स्क्वायर बेस पर इसे टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 6/5 दी, ठीक है। 6/5 पर जब मैंने चेक किया, आप देखें तो 6 रॉ का मतलब है कि रॉ की क्वांटिटी मैंने ज्यादा रखी है, कॉलम को कम रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई रॉ ऐसा हो सकता है जो ब्लैंक रहे। कोई मसलन यहाँ पर क्वीन की जो क्वांटिटी हो वो कॉलम पर बेस कर रही है, लेकिन अगर मैंने रॉ की क्वांटिटी को इंक्रीज किया तो ये नॉन एग्जिस्ट या सोल्यूशन पॉसिबल ना होने की जो वैल्यूज है या स्ट्रिंग है उसे डिस्प्ले कर देगा। लेट्स मैं रन करता हूँ इसे, फॉर एग्जांपल 4/8 पे करता हूँ, ठीक है। 4/8, ठीक है। सेगमेंटेशन फॉल्ट यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 रॉस पर हम 8 कॉलम्स को प्रिंट नहीं करवा सकते, डिस्प्ले नहीं करवा सकते, क्योंकि ये नॉन स्क्वायर बेस है। तो उसमें एक रूल ये जरूर होगा कि रॉ की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए या फिर कॉलम के इक्वल होने चाहिए, जैसे हमने स्क्वायर पे देखा। तो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंड क्वीन प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमने थ्योरी एस्पेक्ट्स पे जाना कि क्या है, किस तरह से वर्क करता है, रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग क्या है, एंड क्वीन प्रॉब्लम्स में हम किस तरह से रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग को इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं, और अगर यही प्रॉब्लम नॉन स्क्वायर बेस हो तो उसे हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। तो होपफुली इस कोड को आप किस दोनों प्रॉब्लम में ईजिएस्ट वे पर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर 2 फंक्शंस है। इस सेफ का मतलब ये है कि जिस जगह क्वीन को प्लेस किया जा रहा है क्या वो वैलिड है, और अगर वो वैलिड हो जाता है तो एंड क्वीन के जरिए से हम उस ब्लॉक पर या उस जगह पर क्वीन को प्लेस करवा रहे होंगे। अगर उस ये तमाम पॉसिबल आउटकम के बिहाफ पर क्वीन की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, प्लेसमेंट नहीं हो सकती है, तो बैक ट्रैक करके इन वैल्यूज को 0 करेंगे और रॉ +1 के जरिए से नेक्स्ट रॉ के अंदर जाकर उनकी वैल्यूज की नेक्स्ट प्लेसमेंट करके उसे चेक करेंगे। ओपन अंडरस्टैंड, इसी तरह से जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, तो फिर हम एक और प्रॉब्लम को बैक ट्रैकिंग एंड रिकर्जन के जरिए से सॉल्व करते हैं, दैट्स टू बी अ रेड इन द मेज, और उसके भी पॉसिबल आउटकम को जानते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी या वे हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहें, नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। सी यू देयर।